जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक स्पेनिश हॉरर फिल्म व्हेन इविल लर्क्स के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें दो भाई पेड्रो और जेमी दिखाए जाते हैं जिन्हें जंगल की ओर से गोलियां चलने की आवाज आती है और उन्हें लगता है कि शायद वहां पे कोई मारा गया है। जेमी पेड्रो से कहता है कि क्या पता कोई वहां पे हंटिंग करने आया हो, तो पेड्रो उससे कहता है कि रात को हंटिंग कोई भी नहीं करता, जरूर वहां पे कोई वारदात हुई है और उन्हें वहां पे जाके देखना चाहिए। जेमी पेड्रो से कहता है कि वहां पे जो कोई भी होगा वो जरूर आर्म्ड होगा, इसीलिए उन्हें अभी वहां पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि वो सुबह चलेंगे ताकि उन्हें उजाले में सब कुछ नजर आए। अगली सुबह वो दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं ताकि वो जान सके कि आखिर वहां पे हुआ क्या था। उन्हें वहां पे एक बंदे की लाश मिलती है जिसके दो हिस्से हो रखे थे और ये देखकर जेमी को लगता है कि शायद ये किसी जानवर ने किया होगा, लेकिन पेड्रो उससे कहता है कि इसकी बॉडी के जो कट्स हैं वो जानवर नहीं कर सकता, बल्कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इसकी बॉडी काटी गई है। उसे वहां पे उस बंदे का बैग भी मिलता है जिसके अंदर अजीब तरह के इक्विपमेंट्स थे और ये देखकर पेड्रो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे। तभी जेमी उस इक्विपमेंट को उठाता है और उससे कहता है कि उसने पहले भी इसे कहीं पर देखा है, लेकिन उसे अच्छी तरह याद नहीं आ रहा है कि उसने इसे कहां पर देखा था। जिस लैंड पे उस बंदे की मृत्यु हुई थी वो रुइज नाम के बंदे का लैंड था। वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि शायद ये ट्रेसपासिंग करने आया होगा और रुइज ने इसे मार दिया होगा, लेकिन पेड्रो का यह मानना था कि रुइज इतनी बेरहमी से किसी को नहीं मार सकता। उन्हें वहां पे उसकी एक फाइल भी मिलती है जिसमें मरिया एलिना गोमेज नाम की एक लेडी की तस्वीर थी जो कि उनके पास ही में रहती थी और वो समझ जाते हैं कि शायद वो बंदा उससे मिलने आया होगा। वो दोनों फिर मरिया के पास जाते हैं और उससे उस बंदे के बारे में पूछते हैं, तो मरिया उसे बताती है कि उसने एक बंदे को बुलाया था यहाँ पे किसी काम के लिए, लेकिन अभी तक वो बंदा यहाँ पर नहीं आ पाया है। वो दोनों भाई ये जान पाते हैं कि शायद मरिया उनसे कुछ छुपा रही है और उसका छोटा बेटा भी वहाँ पर आता है जो कि झूठ ही बोल रहा था। पेड्रो मरिया से पूछता है कि आखिर उसने उस आदमी को यहाँ पर क्यों बुलाया था, तो मरिया उसे बताती है कि उसने अपने बड़े बेटे उरियल के लिए उसे बुलाया था। उरियल कई महीनों से बीमार है और उसकी बॉडी पूरी तरह सड़ रही है। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और अंदर जाते हैं उरियल को देखने के लिए, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उसकी पूरी बॉडी से पित्त निकल रहा है और पूरी बॉडी सड़ रही है, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो पोजेस्ड है। उनका छोटा भाई उन्हें सच बताता है और उनसे कहता है कि उसका भाई 1 साल से इस हालत में है और उन्होंने इसकी कंप्लेन भी करी थी, लेकिन कोई भी यहाँ पर नहीं आया उनकी मदद करने के लिए। इसीलिए उन्होंने उस एग्जॉर्सिस्ट को बुलाया था यहाँ पे ताकि वो उसे ठीक कर सके, लेकिन इससे पहले वो एग्जॉर्सिस्ट यहाँ पर आता उस इविल ने शायद उसे मार डाला। ये सुनकर वो दोनों भाई पुलिस के पास जाते हैं और उसकी खबर देते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनकी मदद करने को तैयार नहीं थे और उनसे कहते हैं कि मेयर ने उन्हें मना किया था उनकी मदद करने के लिए। उसके बाद वो रुइस के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसके लैंड में एक रॉटेन है जो कि पोजेस्ड है और उन्हें उसका कुछ करना पड़ेगा। रुइस उनसे कहता है कि उसने पहले भी उन लोगों को अपने लैंड से निकालने की कोशिश करी थी, लेकिन उन लोगों ने कहा था कि उनके पास कहीं पे भी रहने की जगह नहीं है, इसीलिए उसने उन्हें अलाउ कर दिया, लेकिन उन लोगों ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। रुइस उन्हें यह भी बताता है कि उसने पहले भी पोजेस्ड को देख रखा है और पहले वो जो इविल एंटिटी है वो जानवरों को पोजेस करती है और उसके बाद वो इंसान के दिमाग में आ जाती है, जिससे इंसान बहुत ही बुरी चीजें करते हैं। दोस्तों, इससे बात साफ थी कि वो लोग उस पोजेस्ड को जान से नहीं मार सकते थे, क्योंकि अगर वो उसे मारते तो इविल और भी लोगों को पोजेस करता। रात को रुइस जब अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहा होता है तो इस बारे में सोच के उसे बहुत ही गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपनी गन लेके मरिया के घर जाता है ताकि वो उसके बड़े बेटे को मार सके। लेकिन जैसे ही वो उसके मुंह पे गन रखता है वो इविल उससे कहता है कि अगर हिम्मत है तो वो उसे मार डाले, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो उसे गन से मारेगा तो वो उसके घर पे आएगा। उरियल के छोटे भाई के पास एक राइफल भी होती है जिसे वो अपने पास रखा करता था और सोचने लगता है कि क्या उसे वो राइफल उठानी चाहिए या नहीं। वो इविल एंटिटी पोजेस्ड की बॉडी से उससे कहती है कि अगर वो उसे मार डालेगा तो सबसे पहले वो उसके पास ही आएगा और उसकी वाइफ को पोजेस करेगा और वो उसे और उसके बच्चे को भी मार डालेगा। ये सुनकर रुइस घबरा जाता है और उसे नहीं मारता। अगली सुबह उसकी वाइफ पेड्रो और जेमी को लेकर वहां पर आती है और वो लोग देखते हैं कि रुइस ने उस पोजेस्ड को नहीं मारा है। रुइस सोचता है कि अगर उस पोजेस्ड को वो लोग वहां से कहीं दूर ले जाएं तो हो सकता है कि शायद उन लोगों की जान बच जाए, इसीलिए पेड्रो और जेमी से कहता है कि उन्हें उसे यहाँ से शिफ्ट करना होगा। पेड्रो उसे मना करता है ये करने के लिए, लेकिन वो नहीं मानता और वो तीनों मिलकर उरियल को उठाते हैं और उसे ट्रक के पीछे रख देते हैं। वो उसे वहां से कई मीलों दूर तक ले जाते हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी गाड़ी के आगे एक बच्चा आ जाता है और उनका एक्सीडेंट होते हुए बचता है। कुछ दूर आगे जाने पर जब वो एक जगह पे पहुंचते हैं तो वो गाड़ी को रोक देते हैं और जब पीछे देखते हैं तो वहां से उरियल की बॉडी गायब थी। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो कहां पर चली गई होगी। तो उन्हें याद आता है कि जब उनका एक्सीडेंट होने वाला था तो हो सकता है कि शायद वो बॉडी उस गाँव में ही गिर गई होगी। रुइस उनसे कहता है कि वो बॉडी जहाँ कहीं भी है वो ठीक होगी, लेकिन उनसे वो बला टल गई है तो उन्हें चिंता नहीं करना चाहिए। ये सुन के पेड्रो और जेमी उसकी बात मान लेते हैं और वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन रुइस की वाइफ जब फार्म में जाती है तो उसे वहाँ पे एक बकरी नजर आती है जो
जो कि उसे घूर रही थी और ये देखकर वो बहुत डर जाती है और रुइस को इस बारे में बताती है। रुइस जब वहाँ पर जाता है तो वो उस बकरी को देखकर समझ जाता है कि वो पोजेस्ड हो चुकी है। वो तुरंत एक गन उठाकर लाता है और शूट करता है, जिससे कि सारी बकरियां भाग जाती हैं सिवाय उस बकरी के, मानो कि वो उससे डर ही ना रही हो। रुइस उसे मारने वाला होता है तो उसकी वाइफ एक एक्स ले आती है और उससे कहती है कि वो उस बकरी को बिल्कुल ना मारे, क्योंकि अगर वो उसे मारेगा तो वो ईविल उनके अंदर आ जाएगा। तभी वो बकरी ठीक उसके गन के आगे आ जाती है, मानो कि वो उसे कह रही हो कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो उसे शूट कर दे। रुइस को बहुत ही गुस्सा आता है तो वो उसे शूट करके मार डालता है और उसके बाद उसी एक्स से उसकी बीवी अपने आप को भी मार डालती है। रात को उरियल का भाई भाग के पेड्रो के घर आता है, जहाँ वो उसे बताता है कि रुइस और उसकी वाइफ मारी गई हैं। पेड्रो सुन के हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि उसकी माँ कहाँ पर है, तो वो उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ पर चली गई। जिमी उसके पॉकेट में गन देखता है तो वो उससे कहता है कि क्या उसने तो उसे नहीं मार डाला, तो वो उससे कहता है कि आखिर वो उन्हें क्यों मारेगा। उसी गन को ले लेते हैं और उसे अपने घर से दूर सैडल रूम में भेज देते हैं ताकि वो वहाँ पे वार्म रह सके। वो लोग जानते थे कि ईविल वहाँ पे घूम रहा है, इसीलिए वो उसे अपने घर में नहीं बुलाते, क्योंकि अगर वो उसे अपने घर में बुलाते तो हो सकता है कि शायद वो लोग भी पोजेस्ड हो जाते। अब उन दोनों को पता लग गया था कि उरियल को उन्होंने अपनी जगह से हटा के बहुत ही बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो ईविल किसी को भी पोजेस कर सकता है। वो दोनों भाई गाड़ी में निकल जाते हैं अपनी फैमिली को लेने के लिए। जिमी अपनी माँ के घर जाता है ताकि वो उसे पिकअप कर सके, और पेड्रो अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है उसे सारी बात बताने के लिए। उसकी वाइफ ने अब किसी और से शादी कर ली थी और उन्हें एक छोटी लड़की पैदा हुई थी। पेड्रो उसके पति से कहता है कि वो लोग यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ नहीं है और वो अपने कपड़े उतार के वहाँ पे नए कपड़े पहन लेता है। वो अपने कपड़े जला देता है क्योंकि उन्हें पता था कि वो डीमन कपड़ों से भी पोजेस कर सकते हैं। वो अपनी एक्स वाइफ को सारी बात बताता है, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करती और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है क्योंकि वो उसके घर में बिना बताए ऐसे आ गया था। तभी वो ईविल उस कुत्ते को पोजेस कर लेता है और उसकी छोटी बेटी पे हमला कर देता है। उसको बुरी तरह काट खाता है और घसीट के अपने साथ ले जाता है। जब वो ये सब देखते हैं तो उसका पीछा करते हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन पेड्रो उसके पति से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कुत्ते को शूट ना करे, क्योंकि अगर वो उसे शूट करेगा तो वो ईविल उसे भी पोजेस कर लेगा। उसका पति उसकी बात नहीं मानता और उस कुत्ते को शूट कर देता है और पेड्रो ये देखकर समझ जाता है कि अब वो पोजेस हो जाएगा, क्योंकि उस घर में जाके अपने बेटे जायर को उठाता है जो कि थोड़ा अनस्टेबल था और उसका दिमाग काम नहीं करता था। अपने छोटे बेटे सैंटी को भी कार में बैठाता है और उन्हें लेकर वो वहां से जाने लगता है। तभी वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है जो कि अपनी छोटी बेटी को खिला रही थी और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि अभी तो वो लड़की मारी गई थी तो वो जिंदा कैसे हो गई, यानी जरूर वो लड़की ईविल है जो कि उसकी वाइफ के साथ छल कर रही है। तभी वहां पे उसका हस्बैंड आता है जो कि उस पे गाड़ी चढ़ा देता है, जिससे कि उसकी वाइफ भी वहीं पर मारी जाती है। पेड्रो अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर के बाहर पहुंचता है, जहाँ पे उसकी माँ और उसका भाई उसका इंतजार कर रहे थे। वो सभी गाड़ी में बैठते हैं और वहां से कहीं दूर जाने के लिए निकल जाते हैं और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। सैंती अपनी दादी से पूछता है कि आखिर वो लोग इतना भाग क्यों रहे हैं, तो उसकी दादी उसे बताती है कि एक ईविल एंटिटी है जो कि उनका पीछा कर रही है, इसीलिए उन्हें यहाँ से भागना होगा ताकि वो उन्हें पोजेस ना कर सके। उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तब से ही वो पोजेस लोगों को देखती आई है और उनको एक गाना भी सिखाया गया था ताकि वो प्रिकॉशंस अपनाएं और पोजेस ना हो सके। उस गाने में 7 रूल के बारे में बताया गया था। पहला रूल था कि उन्हें बिल्कुल भी डरना नहीं है, कि जो ईविल है वो डर के जरिए ही इंसान को काबू करते हैं, इसलिए उन्हें जरा भी नहीं डरना है। दूसरा कि उन्हें इलेक्ट्रिक लाइट्स बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ईविल है वो लाइट के थ्रू ही ट्रैवल करते हैं। तीसरा रूल है कि उन्हें एनिमल्स के आसपास नहीं रहना है, कि सबसे पहले ईविल एंटिटी एनिमल्स को ही पोजेस करती हैं। चौथा रूल है कि एनिमल्स के पास कोई भी चीज है तो उसे उठानी नहीं है। पांचवा रूल ये था कि उन्हें जरा भी हर्ट नहीं करना है और खासकर उन्हें गन से तो बिल्कुल नहीं मारना है, क्योंकि गन पाउडर से वो ट्रैवल करते हैं और वो इंसान के शरीर में दाखिल हो जाते हैं। और सबसे आखिरी रूल ये है कि उन्हें कभी भी ईविल का नाम अपने मुंह से नहीं लेना है। पेड्रो का बड़ा बेटा जहर बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो एक जगह पे रुकता है उसके लिए आइसक्रीम खरीदने के लिए। तभी पेड्रो की माँ की फोन पे उसकी एक्स वाइफ का कॉल आता है, तो पेड्रो उस फोन को छीन लेता है और उससे बात करने लगता है। वो जानता था कि सबरीना मर चुकी है और वो जो बात कर रही है वो ईविल है। वो पेड्रो से कहती है कि वो उसके बच्चों को उसके साथ ले गया है, लेकिन वो उसे ढूंढ लेगी और अपने बच्चों को लेने के लिए जरूर आएगी। वो पेड्रो को भड़काने की भी कोशिश करती है और उससे कहती है कि वो एक छोटा आदमी है, इसलिए उसने उससे डाइवोर्स ले लिया था और किसी और आदमी से शादी कर ली थी, क्योंकि वो उसे कभी भी खुश नहीं रखता था। उसी वजह से उनका बड़ा बेटा बीमार है और वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। पेड्रो ये सुनकर समझ जाता है कि वो ईविल है जो कि उसे भड़काने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो उसके दिमाग के अंदर आना चाहता है। इसीलिए वो उससे कहता है कि उसने अपनी वाइफ को मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है, और ये कह के वो फोन को तोड़ देता है। तभी जेमी उसके पास आके उसे संभालता है और वो उससे पूछता है कि आखिर उसकी वाइफ ने उससे क्या कहा। पेड्रो उससे कहता है कि वो उसकी वाइफ नहीं बल्कि ईविल था, क्योंकि उसे भड़काने की कोशिश कर रहा था, बल्कि उसकी वाइफ तो असली में मारी गई है, लेकिन उसने बच्चों को और अपनी माँ को इस बारे में नहीं बताया है। उसके बाद जेमी उन सबको लेके मीरता के घर जाता है, जो कि उसकी एक पुरानी दोस्त थी, और एक बार मीरता ने उसे बताया था कि उसने एक पोजेस्ड का सामना किया था। रात को पेड्रो जेमी से पूछता है कि क्या यही वो मीरता है जिसके बारे में हमेशा बातें किया करता था। तो जेमी उसे बताता है कि एक टाइम पे वो दोनों लवर्स हुआ करते थे, और मीरता ने उसे बताया था कि उसने एक बार किसी पोजेस्ड को देख रखा है और वो इस सिचुएशन से गुजर चुकी है, इसीलिए वो यहाँ पे आया है उससे मदद
मदद मांगने के लिए। उसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं और पेड्रो अपने बेटे जायर के साथ कार में ही सो रहा था। तभी उसकी कार के पास खून से लथपथ सबरीना आती है, जो कि अपने बच्चे को लेने के लिए वहां पर आ गई थी। उसके रूम में चली जाती है और अपने छोटे बेटे को गोद में उठा लेती है और जब उसकी दादी ये देखती है तो वो अपने बच्चों को इस बारे में बताती है। पेड्रो और जेमी जब वहां पर जाते हैं तो वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबरीना उसे लेकर खिड़की से नीचे कूद जाती है और वहां से भाग निकलती है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो कहां पर चली गई होगी। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसे ढूंढने के लिए जाएंगे, लेकिन मीरता जब जायर की बॉडी को देखती है तो उसका एक हाथ बहुत ही ज्यादा मुड़ा हुआ होता है, जिसे वो समझ जाती है कि इसके अंदर भी इविल एंटिटी मौजूद है। वो जेमी से कहती है कि जायर भी पोजेस्ड है, लेकिन वो इविल उसके दिमाग से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है और उसका हाथ टेढ़ा हो गया है। मीरता उन दोनों को अपने पास बुलाती है और उनसे पूछती है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। और जब वो उसे पूरी कहानी बताते हैं तो मीरता हैरान हो जाती है और उनसे कहती है कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी उस बॉडी को वहां से मूव करके। यूरियल पोजेस्ड था और उन्होंने उस बॉडी को मूव किया, जिसकी वजह से वो डीमन और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। ये सब यहाँ पे हो रहा है, यानी कि जरूर यूरियल अभी जिंदा होगा, इसीलिए उन्हें उस गांव में जाना होगा जहाँ पे भी उन्हें लग रहा है कि वो वहाँ पे मौजूद है। और वो लोग नहीं रोकेंगे तो वो इविल एंटिटी उसकी बॉडी से जन्म लेगी, वो भी एक बच्चे के रूप में, और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब वो लोग स्प्लिट हो जाते हैं और जेमी सबरीना को ढूंढने के लिए जाता है और पेड्रो मीरता को लेकर उस जगह पे जाता है ताकि वो यूरियल की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सके। मीरता पेड्रो को बताती है कि सालों पहले वो और उसका पति, जो कि एक पैस्टर थे, वो एक चर्च चलाया करते थे और वो लोग एक फ्रॉड थे जो कि झूठे मूठे पोजेशन दिखाकर लोगों से पैसे कमाते थे। तभी एक दिन रियल पोजेस्ड वहां पर आया जिसका शरीर सड़ा हुआ था, लेकिन उन लोगों को लगा कि शायद वो कोई एक्टर है जो कि एक्टिंग कर रहा है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था, इसीलिए उन लोगों ने उसे वहां पे आने दिया और देखते देखते पूरा गांव पोजेस्ड हो गया था। तब से ही लोगों ने प्रेयर करना बंद कर दिया था और उनका मानना था कि अब भगवान का समय खत्म हो गया है और इविल का समय आ गया है। इसी वजह से सभी लोग डर के माहौल में रहने लगे थे। उसे वहां पे कुछ मॉन्क्स भी मिले थे जिनके पास एक अजीब तरह की ट्रिक थी, जैसे कि वो एक इक्विपमेंट से उस इविल एंटिटी को रोक सकते थे। उन्होंने उसे भी ये चीज सिखाई और हम उसके हाथ में वो इक्विपमेंट भी देख पाते हैं और वही सेम इक्विपमेंट था जो कि पेड्रो ने उस जंगल में देखा था उस बॉडी के आगे। जिसे समझ जाता है कि मीरता भी एक एग्जॉर्सिस्ट है, यानी कि वो भी एक क्लीनर है, ठीक उसी बंदे की तरह। मीरता उससे कहती है कि उन्हें यूरियल की बॉडी को ढूंढना होगा और उसे मारना होगा, वरना उसकी बॉडी के अंदर से एक इविल बच्चा जन्म लेगा जो कि बहुत ही खतरनाक होगा। इधर जेमी को सबरीना दिख जाती है और वो उसके हाथ में उसके बेटे को देखता है जिसे उसने जान से मार डाला था और वो उसके शरीर के अंगों को निकाल के खा रही थी। ये देखकर जेमी को गुस्सा आता है और वो उस पर गाड़ी चढ़ा देता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो देखता है कि वो अभी पूरी तरह मरी नहीं है। सबरीना उससे इविल आवाज में कहती है कि उसे लगता था कि वो उससे प्यार करता है और हम ये जान पाते हैं कि सबरीना अपने देवर के साथ भी रिलेशनशिप में थी। इधर पेड्रो की माँ देखती है कि जायर बिल्कुल ठीक हो चुका है और वो नॉर्मली चल रहा है और बातें भी कर रहा है। वो अपनी दादी से कहता है कि उसे भूख लगी है तो वो उसे खाना दे और ये देखकर उसकी दादी डर जाती है और वो समझ जाती है कि इविल एंटिटी उसके अंदर आ गई है। इधर पेड्रो और मीरता उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो बॉडी गिर गई थी और वो देखते हैं कि वो एक स्कूल है जहाँ पे सारे बच्चे ही पोजेस्ड हैं। वो उन बच्चों से पूछने जाते हैं कि आखिर यूरियल की बॉडी कहाँ पर है, तो एक लड़की बहुत ही रोने लगती है और उन्हें नहीं बताती कि वो कहाँ पर है। जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो एक छोटा बच्चा उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि उसके पिता ने यूरियल की मदद करी थी और वो यूरियल की बॉडी को अपने घर में ही ले गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे ये सब हो गया। मीरता ये सुन के समझ जाती है कि जरूर वो बॉडी यहीं पे मौज। उस घर का पता पूछते हैं तो वो उसे अपने घर का पता बता देता है और जब वो वहाँ पे जाने के लिए निकल रहे होते हैं तो एक लड़की वहाँ पे आके उन्हें रोक देती है और उनसे कहती है कि वो बच्चा बिल्कुल झूठ कह रहा है। दरअसल सच ये है कि वो बॉडी यहाँ पर है ही नहीं। ये सुन के मीरता समझ जाती है कि ये सारे बच्चे पोजेस्ड हैं और ये झूठ बोल रहे हैं ताकि वो लोग यहाँ से चले जाएं और वो बच्चा जन्म ले सके, यानी कि वो बॉडी जरूर यहीं आसपास है। उन बच्चों के पैर में सफेद पाउडर लगे हुए देख पाते हैं, जिससे वो उसे फॉलो करते हैं और एक स्टेज के पास पहुंचते हैं जहाँ पे वो लकड़ी हटाते हैं तो उन्हें उसके अंदर कई सारी लाशें मिलती हैं। मीरता पेड्रो से कहती है कि जरूर वो बॉडी इसके अंदर ही होगी और जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर उसे यूरियल की बॉडी मिल जाती है जो कि अभी जिंदा था। मीरता वहाँ पे उस इक्विपमेंट को तैयार करने लगती है ताकि वो यूरियल को जान से मार सके, लेकिन सारे बच्चे पेड्रो को भड़काने लगते हैं और उसे कहते हैं कि वो रूम में जाए, वहाँ पे एक एक्स पड़ी है और वो उसे जान से मार दे। मीरता उसे रोक रही होती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वो जब रूम में जाता है तो देखता है कि वहाँ पे कोई भी एक्स नहीं है। वो उन बच्चों के झांसे में आ जाता है और वो बच्चे उसे वहीं पर लॉक कर देते हैं और जब पेड्रो बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि उन बच्चों ने मीरता को जान से मार डाला है। पेड्रो अपने आप को छुड़ाता है और वो इक्विपमेंट उठा के यूरियल को जान से मार डालता है, लेकिन तभी वो उस इविल बच्चे को उसकी बॉडी से जन्म लेते हुए देखता है जो कि खून से लथपथ था और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो पेड्रो के पास आके हंसता है और उसके माथे पे अपनी उंगलियां लगाकर वहां से बाहर
बाहर चला जाता है। यानी कि पेद्रो उस बच्चे का जन्म नहीं रोक पाया था और वो इविल बच्चा इस दुनिया में आ गया था सबका सर्वनाश करने के लिए। उसके बाद पेद्रो अपने घर वापस चला जाता है जहाँ पे वो अपने भाई से मिलता है और उसका भाई उसके गले लग के रोने लगता है। वो जब नहाता है तो देखता है कि उसके माथे से वो इविल बच्चे का मार्क हटा ही नहीं है। जेमी अपने बांध में जाता है जहाँ ओरियल का छोटा भाई उसे मिलता है और वो उससे पूछता है कि अब तक वो यहाँ से गया क्यों नहीं। उसे बताता है कि वो बहुत ज्यादा डर गया था और जो एग्जॉर्सिस्ट यहाँ पर आया था ओरियल को मारने के लिए उसने ही उसे मार डाला था, लेकिन उसने जानबूझ के नहीं किया था बल्कि उस इविल ने उससे ये करवाया था। वो उससे पूछता है कि आखिर उसने अपनी माँ के साथ क्या किया, तो वो उसे बताता है कि वही जो उसकी माँ के साथ हुआ है। इधर जायर जब खा रहा होता है तो अचानक वो चोक करने लगता है और पेद्रो जब उसके पास आता है तो वो उसके मुंह के अंदर कुछ बाल को देख पाता है, जिसे जब वो बाहर निकालता है तो उसे पता चलता है कि वो उसकी माँ के बाल हैं। यानी जायर को उस इविल एंटिटी ने पोजेस कर लिया था और उसकी माँ को मार के उसने उसकी बॉडी से ही उसके मांस को खाया। ये देखकर पेद्रो हैरान हो जाता है और अपने भाई को इस बारे में बताता है और उसका भाई ये देखकर समझ जाता है कि जरूर उसकी माँ के साथ भी यही हुआ होगा। यानी कि ओरियल के भाई ने अपनी माँ को मार दिया होगा और उसका मांस खा लिया होगा, ठीक उसी तरह जैसे जायर ने अपनी दादी का मांस खाया। पेद्रो अपने घुटने पे आ जाता है और जोर से रोने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहाँ पे हमें एक ऐसा वर्ल्ड दिखाया गया है जहाँ पे भगवान का नामो निशान नहीं है और इविल ने पूरी दुनिया में कब्जा कर लिया है। इविल पहले किसी की बॉडी को पोजेस करता है जिससे कि उसकी बॉडी सड़ने लगती है और उस बॉडी को अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो वो उसकी बॉडी को भी पोजेस कर लेता है। जैसे कि रुइज ने उसकी बॉडी से छेड़छाड़ किया तो उसने रुइज की बकरी को ही पोजेस कर लिया, जिससे रुइज ने जब उस बकरी को मारा तो उस बकरी से वो उसकी वाइफ में आ गया और उसकी वाइफ और उसे उसने जान से मार डाला। जब वो ओरियल को वहां से ले जा रहे थे तो उसकी बॉडी गिर गई थी लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो इविल मरा ही नहीं था। इसीलिए वो इविल पेद्रो की एक्स वाइफ के घर भी आ गया और वहां पे उसके कुत्ते को पोजेस करके उसकी बेटी को मार डाला और उसके बाद उसके परिवार को मार के उसने पेद्रो के बच्चे को भी मार डाला। दोस्तों इस फिल्म में ये नहीं दिखाया गया है कि आखिर पेद्रो और उसका भाई पोजेस क्यों नहीं हुए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि पेद्रो और उसका भाई पोजेशन से डरते ही नहीं थे और इविल जो था वो डर से ही घर बनाता था, लेकिन जब उन्हें पोजेशन से डर ही नहीं लगता था तो वो पोजेस ही नहीं हो सकते थे, क्योंकि पहला रूल यही था कि उन्हें बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।